नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 7 नवंबर, तो आज का मुख्य विचार है कि क्रांति हर देश में अपने ही तरीके से आगे बढ़ती है। तो अनेक बार ऐसा होता है कि उसमें 1-2 वर्ष लग जाते हैं, मगर अनेक बार ऐसा भी होता है कि क्रांति लाने में बहुत लंबा समय जो लगता है। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 7 नवंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो 7 नवंबर 1627 में मुगल बादशाह जहांगीर का देहांत हुआ। 7 नवंबर 1858 को क्रांतिकारी विपिन चंद्र पाल का हजारीबाग में जन्म हुआ। 7 नवंबर 1862 में मुगल राज के अंतिम बादशाह शाह जफर का रंगून में देहांत हुआ। 7 नवंबर 1867 में 2 बार नोबल पुरस्कार जीतने वाली मैडम क्यूरी का वारसा में जन्म हुआ। 7 नवंबर 1858 को विपिन चंद्र पाल का जन्म हुआ। 7 नवंबर 1888 को भारतीय वैज्ञानिक नोबल इनाम पुरस्कार जीतने वाले वी रमन का जन्म हुआ। 7 नवंबर 1910 रूस के लेखक राइटर तालस्ताय का देहांत हुआ। 7 नवंबर 1917 तो रूस में क्रांति यानी इनकलाब आया। तो ये था 7 नवंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में जानकारी। तो अब 7 नवंबर विश्व कैंसर जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। तो ये थे विशेष दिनों के साथ जुड़ी हुई जानकारी के बारे में। तो अब बात करते हैं रूसी क्रांति की, यानी रूस के अंदर इनकलाब की। तो कुछ क्रांतियां ऐसी होती हैं जो बिना किसी खून खराबे के परिवर्तन लाती हैं और परिवर्तन हुई है। तो रूस की क्रांति के समय 1917 में भी एक भी गोली नहीं चली, बिना किसी खून खराबे के वो क्रांति आई, इनकलाब आया और राज परिवर्तन हुआ। तो एक भी गोली नहीं चली। तो इससे पहले आयरलैंड की क्रांति जो थी वो भी शांतिपूर्ण हुई थी, परिवर्तन आया था। तो 70 वर्ष बाद जब सोवियत की स्थिति बदली क्रांति के बाद, तो ये भी बिना किसी खून खराबे के ही हुआ। तो मार्क्सवाद लेनिनवाद की वैज्ञानिक सोच, जिसने धरती के ऊपर पहली बार मेहनत करने वाले मजदूर और किसानों का राज्य जो था वो स्थापित किया, कर दिखाया और स्पष्ट कर दिया कि समाज में समानता लाने के लिए लूट खसूट से निजात दिलाने के बिना बनाने का सपना
देखने वाले अगर मार्क्सवाद, लेनिनवाद जो सोच है, जो उसकी विचारधारा है, उसको समझ के लागू नहीं करते तो वो अंतिम रूप में सिर्फ दिखावा ही कर रहे हैं। तो लूट रहे के बिना समाज वो चाहते ही नहीं है बनाना, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। तो वो ऐसे ही चाहते हैं कि ये लूट खसूट है जो लोगों की वो जारी रहे। तो ये हुआ था रूस की क्रांति के बाद। करेंसी का सरकार का जो तख्ता था वो उल्टाने के बाद आरजी जो सरकार थी उसको ख़त्म कर दिया गया। तो संसार में, दुनिया के इतिहास में ये पहली बार सत्ता पूरी तरह मजदूरों के हाथ में चली गई। तो उसे शाम लेनिन ने ज़मीन के बारे में एक आदेश जारी किया जिसके अनुसार सभी जो ज़मीनें, एस्टेट, संपत्ति बिना किसी मुआवजे के वो तुरंत ख़त्म कर दी गई। तो जो ज़मीन, एस्टेटा, जार, जो जार रूस में जार जो है राजे को कहा जाता है, तो वहाँ में मठ, गिरजाघर की सभी जो संपत्ति थी या उसके स्थान थे, उसकी जो ज़मीन थी, वो किसानों के प्रतिनिधि सोवियतों के अधीन कर दी गई। तो जब्ती की गई ज़मीन संपत्ति को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश को सजा योग जो अपराध ऐलान दिया गया। तो पीत्रोग्राद में हर दिन 6 घंटे के लिए सरकार के सभी मंत्री लेनिन के नेतृत्व में बैठते और हर दिन ऐसे आदेश जारी करते जिनके बारे में बाकी दुनिया अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। तो ज़मीन की जो निजी स्वामित्व था उसके खात्मे के बाद बैंक, व्यापारक, जहाज़, सभी उद्योग का जो था वो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो स्टॉक मार्केट जो थी वो बंद कर दी गई। तो सभी वंशानुगत जो विरासत थी, जो अधिकार थे, वो ख़त्म कर दिए गए। तो सभी सरकारी जो कर्जे थे उनको, उनके ऊपर लकीर फेर दी गई, वो सभी के सभी माफ़ कर दिए गए। तो उसमें एकाधिकार बना दिया गया। तो लोगों के जो मंत्रियों की सैलरी थी वो महीने में 500 रूबल जो थी वो निश्चित कर दी गई। तो पुरानी जो अदालतों की जगह नए क्रांतिकारी ट्रिब्यूनल बनाए गए और जिसमें एक प्रधान के अलावा किसान, मजदूर जो थे वो सिपाही के रूप में शामिल किए गए उसमें। तो कोई भी नागरिक इन ट्रिब्यूनलों के आगे एक वकील की जगह वो अपनी सेवाएं दे सकता था। वकील की जगह वो खुद उसमें पेश हो सकता था। और आदमी और औरतों को बराबर के अधिकार दिए गए। तो सभी पदों को ख़त्म करके एक सार्वभौमिक जो पद था वो नागरिक या कामरेड बनाई गई। तो चर्च को जारी रहने की आज्ञा दी गई, मगर उसका जो था रूप था वो छोटा कर दिया गया। चर्च की
सभी संपत्ति जो थी वो जब्त कर ली गई। और रूसी क्रांति के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कार्य किए गए। तो रूसी क्रांति के समय 60% जनता थी निरक्षर थी। तो 2 दशक में शिक्षा की जो दर थी वो आदमियों में 86% और औरतों में वो 65% तक पहुंच गई। तो स्कूलों में धर्म की शिक्षा के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, धर्म की शिक्षा देने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। तो सहायक शिक्षा को भी फौरी जो लागू किया गया, ताकि जो लिंग भेद है, स्त्री पुरुष का जो भेदभाव किया जाता था, तो उसको ख़त्म किया जा सके। कॉमरेड लेनिन ने कहा था कि जब तक देश में निरक्षरता है तो सियासी शिक्षा के बारे में बात करनी मुश्किल है। तो सभी विद्या मातृभाषा में दी गई। तो मातृभाषा में विद्या को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ लागू किया गया। तो 1924 में स्कूल में जो किताबें थी वो 25 भाषाओं में मुद्रित की गई। तो 1927 तक पहुँचते ये 45 भाषाओं में मुद्रित होने लगी। तो स्कूलों में विद्यार्थियों की सरकारें थी, स्कूलों में भी विद्यार्थियों की सरकारें थी। एलिमेंट्री स्कूल तक विद्यार्थी अपने जो नुमाइंदे थे वो खुद तय करते थे और वो अध्यापकों के साथ मिलकर स्कूल चलाते थे। कुछ स्कूलों में विद्यार्थी 12 से भी ज़्यादा भाषाएं जो है वो बोलते थे। तो उनमें वो इसलिए था कि एक साझी जो भाषा है उसका विकास किया जा सके। तो रूस में लाखों बच्चे विश्व युद्ध, सिविल वार के कारण अनाथ हो गए थे। तो उन बच्चों के लिए घर और खाने का प्रबंध भी जो था वो उस सरकार ने, रूसी सरकार ने किया। तो यूनिवर्सिटियों को मजदूरों के लिए खोला गया। तो बड़े पैमाने पे लाइब्रेरियां बनाई गई। औरतों को घर की चारदीवारी से बाहर आकर काम करने की पूरी आज़ादी दी गई। तो उनको हर क्षेत्र में बराबर के अधिकार दिए गए औरतों को। तो 1922 तक बाल्शेविक पार्टी की जो थी 41,212 औरतें जो थी वो मेंबर बन चुकी थी। और आज जब रूस की इनकलाब की, रूस की क्रांति को 121वीं उसकी वर्षगांठ जो मनाई जा रही है, तो भारत में कश्मीर के समेत अलग अलग राज्यों में जो आम कौम है उनका वो जबर की शिकार है। उनको स्वयं निर्णय का अधिकार नहीं है भारत के अंदर दिया जा रहा। तो पहली जो ज़रूरत है, सेहत, शिक्षा, रोजगार जैसी सेवाएं जो है वो भारतीय लोगों को नहीं मिल रही। तो ऐसे समय में रूस की क्रांति हमें बहुत कुछ रास्ता दिखाती है, हमें बताती है कि बराबरता वाला समाज, सबको बराबर की सहूलतें कैसे मिलती हैं। तो ये था रूस की क्रांति के बारे में। और अब बात करते हैं कैंसर के बारे में। तो कैंसर जो था कुछ समय पहले इस रोग का जो था, रोग को बहुत ही खतरनाक और इसको लाइलाज माना जाता था कि इसका कोई इलाज नहीं है, समझा जाता था। तो वैज्ञानिकों ने अपनी खोजों के कारण इसका जो परिमाप था
इलाज के घेरे में वो ले आए इसको, यानी कि अब इसका इलाज संभव है, कैंसर का इलाज जो है। अगर पहली ही स्टेज में जब कैंसर की शुरुआत होती है तो पहली स्टेज में अगर इसके बारे में मालूम पड़ जाए तो ये 75% इसका इलाज जो है वो आम बीमारी की तरह हो सकता है, जैसे आम दूसरी बीमारियों का इलाज होता है। तो कैंसर क्या है, इसके बारे में जानते हैं। कैंसर एक ऐसे खून के सेलों का, खून की कोशिकाओं का एक इकट्ठ है जिसमें कोशिकाओं के बढ़ोतरी खत्म हो जाती है। धीरे धीरे ये सेल मांस का एक गुच्छा बना लेते हैं जो बाद में एक फोड़े का रूप धारण कर लेता है। तो इसकी जड़ें जो हैं उनके साथ मांसपेशियां कोशिकाओं में फैलना शुरू हो जाती हैं। तो फैलती हुई ये अपनी नई जगह बना लेती हैं और एक बोम्बे का रूप धारण कर लेती हैं। तो ये बड़ी होकर फट जाती हैं। तो असल में ये जो खून के सेल या नए बन रहे या पुराने टूट रहे खून के जो सेल हैं टूट रहे हैं, जो क्योंकि जो खून के सेल हैं जो वो नए बनते रहते हैं, पुराने टूटते रहते हैं। तो बहुत ही बार ऐसा होता है कि सेल बनते कम हैं, टूटते ज़्यादा हैं। तो इस तरह इस कैंसर की शुरुआत होती है। जैसे सेल टूटने ज़्यादा शुरू हो गए और बढ़ने कम शुरू हो गए, तो कैंसर की शुरुआत होती है। तो इसके कारण ज़्यादातर हड्डियाँ, फेफड़े, जिगर, दिमाग में ये निवास करते हैं। तो इसकी कई प्रकार की जो है ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे मुंह, नाक, कान, गले, हड्डियां, पेट, अंतड़ियों के अलावा ये खून का कैंसर भी हो सकता है। तो औरतों को जो कैंसर होता है वो ज़्यादातर औरतों को छाती में, बच्चेदानी में या अंडकोश में ज़्यादा कैंसर के रोग होते हैं जो औरतों को होते हैं। तो ये 40 वर्ष की ज़्यादा उम्र वाले लोगों को ज़्यादा होता है ये। अब इसका कारण क्या है? तो एक तो है पारिवारिक खानदानी रोग जो है वो चला आता है, पहला कारण तो ये। दूसरा तंबाकू नोशी, ज़्यादा शराब, दूषित पानी, हवा और धुएं का प्रदूषण और कीटनाशक, जहरीली दवाएं। जो आज कीटनाशक दवाएं हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं खेती के ऊपर, खाने में, जैसे गेहूं के ऊपर या और चीज़ के ऊपर जो जहरीले कीटनाशक दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं तो वो जहर वो है, वो भी एक कैंसर का कारण बनता है। तो ज़्यादा मोटापा, और एक और कारण है इसका कि ज़रूरत के बिना दवाइयों का इस्तेमाल करना। जैसे बहुत सारे लोगों को आती है और थोड़ा सा भी कुछ उसका सर दर्द करने लगे, थोड़ा सा कुछ दर्द करने लगे तो बहुत सारी दवाइयाँ वो इस्तेमाल करने शुरू कर देते हैं बिना किसी बीमारी का या थोड़ी बीमारी के अंदर। तो ऐसी दवाइयों का ज़्यादा प्रयोग करना भी कैंसर का कारण बनता है। तो बच्चों को, जो औरतों को छाती का कैंसर है, वो बच्चों को दूध कम पिलाने के कारण भी छाती का कैंसर बनता है। बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जो अपने फिगर की चिंता में बच्चों को ज़्यादा समय दूध नहीं पिलाती हैं, जो कि कैंसर का कारण बनता है। अगर माँ जो है बच्चे को पूरा समय जो दूध पिलाए तो वो छाती के कैंसर से बच सकती है। तो जिन औरतों के बच्चे नहीं या जिसके बच्चा नहीं होता है, उसके जो हार्मोन जाए उसमें गड़बड़ के कारण, या फिर उन औरतों का जिसका
डिलीवरी जो है अनट्रेड, जैसे पहले भी जो दाइयाँ करती हैं, या गर्भपात, प्रसव के समय भी सफाई का ना होना भी औरतों के शरीर का कैंसर का कारण बनता है। तो अब इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण है कि शरीर के किसी भी भाग के अंदर बॉम्बे का एकदम बढ़ जाना, या उसका दर्द करना, या तिल या ज्ञान उसकी बनतर में परिवर्तन, किसी भाग से खून का बहना, या जैसे बदबूदार पानी गिरना, बार बार बुखार होना, बिना कारण खून की कमी, भूख कम, वजन का जो है वो कम हो जाना, कब्ज, या फिर ज़्यादा दस्त, पेशाब की तकलीफ, जख्म, सोजस। तो सोजस का ठीक ना होना इत्यादि जो है वो इसके कारण लक्षण है, इसके कैंसर के लक्षण है ये। तो इसकी पहचान क्या है? तो इसकी पहचान बॉम्बे में से जो है पानी लेकर के उनको टेस्ट करने के साथ, जैसे बोन मैरो टेस्ट, खून के टेस्ट, ज़्यादा ESR होने पर भी हो सकता है ये, या अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI के माध्यम से जांच करने से कैंसर के बारे में मालूम पड़ता है। तो इसका इलाज क्या है? केमोथेरेपी, जिसके अंदर बहुत हार्ड दवाइयाँ दी जाती है, या फिर कैंसर वाले भाग को बिजली के यंत्र से, जो मेडिकल डॉक्टरी यंत्र है, तो उसको बिजली के यंत्र से उसको जलाया जाता है, उसको नष्ट किया जाता है, उस भाग के फोड़े को, या फिर ऑपरेशन करके उस भाग को निकाल दिया जाता है, कैंसर वाले भाग को। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करके, बोन मैरो ट्रांसप्लेशन। अगर पहले ही समय में कैंसर की शुरुआत में ही मालूम पड़ जाए तो इसका इलाज पहली स्टेज पर बहुत पूरी तरह संभव है, और जो मरीज है वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। तो दूसरी स्टेज पर जो है इसका इलाज काफ़ी महंगा होता है। तो तीसरी स्टेज पर जाकर तो और भी ज़्यादा इसका इलाज महंगा हो जाता है, और मरीज के बचने की संभावना भी कम होती है। ज़्यादा समय मरीज नहीं चलता, जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन तीसरी स्टेज पर में भी उसकी आयु में कुछ वर्षों की बढ़ोतरी जो है डॉक्टर मेडिकल साइंस कर देती है, तो कुछ वर्षों तक वो और जी सकता है। तो ये था कैंसर के बारे में जानकारी। और आज का विचार कैसा लगा? अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार ज़रूर देना। कल फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही और नई जानकारी के साथ, नए विचार के साथ। तब तक नमस्कार।